कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे प्रकार से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान की जो तीसरी जो पुस्तक है, जो थर्ड यूनिट है, लोकतांत्रिक राजनीति, सेकंड वाला जो पार्ट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि मैंने उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखकर ही परीक्षा देने जाएं। इन प्रश्नों को पढ़कर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच कर सकते हैं। तो प्रश्न बिना देरी किए हुए, पहला हमारा जो पार्ट चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। इस पुस्तक का पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर वाले जो महत्वपूर्ण है देखते हैं। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद क्यों अपनाया? अगला प्रश्न है बेल्जियम ने अपनी विविध जनसंख्या को कैसे समायोजित किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता साझा करने का एक लाभ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी शाखा पूर्ण शक्ति न रखे? अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की सत्ता साझाकरण पाई जाती है? लघु उत्तरीय प्रश्न इस पाठ से बेल्जियम और श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी को अलग तरीके से क्यों अपनाया? ये बेल्जियम और श्रीलंका वाला ये प्रश्न है, इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा आप। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की नीति ने कैसे संघर्ष उत्पन्न किया और बेल्जियम ने भाषाई और क्षेत्रीय भिन्नताओं को कैसे सफलतापूर्वक समायोजित किया? अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? और अगला प्रश्न है उदाहरण सहित सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। अब दीर्घ उत्तरीय जो थोड़े बड़े होते हैं, श्रीलंका की नीतियों ने नागरिक अशांति को कैसे जन्म दिया? अगला प्रश्न है तमिल समुदाय श्रीलंका में अलग थलग क्यों महसूस करता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी समस्या को सफलतापूर्वक कैसे हल किया? बार बार ये प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की तुलना वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ करें। इसमें हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है संघवाद। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता साझा करने को क्या कहते हैं? भारत को संघीय देश बनाने वाली एक विशेषता का नाम बताना है। संघीय सरकार की प्राथमिक विशेषता क्या है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में विकेंद्रीकरण का सर्वोच्च स्तर क्या है? और स्थानीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले हैं। उचित उदाहरणों के साथ संघवाद की परिभाषा देनी है और भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताओं संघवाद को कैसे दर्शाती हैं बताना। भारतीय संघवाद सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति विभाजन को कैसे सुनिश्चित करता है? भारत में विकेंद्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बड़े प्रश्न, एकात्मक और संघीय शासन प्रणालियों में अंतर बताना है। भारत का संविधान संघीय सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है? राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत में संघवाद को कैसे मजबूत किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के लिए विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? विकेंद्रीकरण बार बार पूछा गया है, इसको जरूर पढ़िएगा। चैप्टर 3 जो है लिंग, धर्म और जाति का है। इसमें अति लघु उत्तरीय छोटे प्रश्न एक एक नंबर वाले, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या सुनिश्चित करता है? राजनीति में जाति आधारित एक प्रमुख चुनौती क्या है? धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति को क्या कहते हैं? जाति आधारित राजनीति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? कौन सा संवैधानिक प्रावधान लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? अब इसके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर वाले। सार्वजनिक निजी विभाजन राजनीति में लिंग समानता को कैसे प्रभावित करता है? लोकतंत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इसमें प्रश्न आता है, सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? अगला प्रश्न आता है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अगला प्रश्न आता है, भारतीय समाज में जातिगत असमानताएं अभी भी कैसे बनी हुई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जाति राजनीतिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राजनीति जातीय पहचान को कैसे आकार देती है? अब इस पाठ का बड़ा जो क्वेश्चन है वह है सार्वजनिक निजी विभाजन राजनीति में लैंगिक समानता को कैसे प्रभावित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी प्रावधानों के बावजूद राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत धार्मिक विविधता के बावजूद धर्मनिरपेक्षता कैसे बनाए रखता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जातिगत असमानताएं राजनीतिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं? ये छोटे में भी है और बड़े में भी है, लघु में भी है और दीर्घ में भी है। भारत में जाति चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? लघु दीर्घ दोनों में है। राजनीतिक संप्रेरणा ने भारत में जातिगत गतिशीलता को कैसे बदला है? अगला चैप्टर हमारा आता है आपका राजनीतिक दल वाला। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर में, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? भारत में कौन सी पार्टी प्रणाली है? भारत में राष्ट्रीय और राज्य दलों को कौन मान्यता देता है? चीन में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली है? भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम बताना है और किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत मत आवश्यक हैं? भारत में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और राजनीति में धन बाहुबल के प्रभाव से संबंधित चुनौती कौन सी है? राजनीतिक दलों में सुधार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता? उदाहरण सहित बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली के क्या लाभ और हानियां हैं? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दल और राज्य दल में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती का वर्णन करें, सुधार बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दलगत लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? बड़े प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तर, लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? वही प्रश्न जो अभी छोटे में थे वही बड़े में भी हैं। कुछ राजनीतिक दलों के दो कार्य उदाहरण सहित बताने हैं। राजनीतिक दल जनमत को कैसे प्रभावित करते हैं? यदि कोई राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा और इसके प्रभाव पर चर्चा करना है। राष्ट्रीय और राज्य दल की तुलना करें, उदाहरण दें। आज के समय में राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ये छोटे में भी है और बड़े में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने के लिए सुधार बताने हैं। और अगला जो हमारा पार्ट आता है, चैप्टर आता है, वो आता है लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर वाले सबसे पहले देखते हैं, कौन सी सरकार उत्तरदायी, प्रतिक्रियाशील और वैध होती है? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मुख्य आर्थिक परिणाम क्या है? प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कारक कौन सा है? प्रश्न है, लोकतंत्र से सबसे अधिक लाभान्वित सामाजिक समूह कौन सा होता है? और लोकतंत्र में सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजनीतिक प्रणाली सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की अनुमति देती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को सबल बनाने वाली एक विशेषता का नाम बताना है। निर्णय लेने के संबंध में लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? और लोकतंत्र में समानता न्याय सुनिश्चित करने वाला तत्व क्या है? कौन सा मूल्य लोकतंत्र को सबसे अधिक मजबूत करता है? चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता का आकलन कैसे किया जा सकता है? लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध कैसे होता है? ये मैंने बताया आपका लघु उत्तरीय में भी हो सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न हो सकता है। दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा बड़ा कर देना है और उसको लघु उत्तरीय में थोड़ा छोटा रखना है। कुछ लोकतांत्रिक देश आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने में क्यों असफल रहते हैं? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे समायोजित करता है? अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है? प्रश्न है, लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करता है? अगला प्रश्न आता है कि आर्थिक विकास में हमेशा लोकतंत्र का सफलता का सूचक क्यों नहीं होता? अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को कम करने में लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में कुछ प्रश्न रिपीट हैं, तो मैंने बताया कि जो लघु उत्तरीय में उत्तर आपको 40 ही शब्द में देना होता है और जो दीर्घ उत्तरीय होता है उसमें आपको थोड़ा बड़ा उत्तर लगभग 80-120 शब्द के करीब जाता है। तो लोकतंत्र की सफलता को कैसे मापा जा सकता है? लोकतंत्र जवाबदेह सरकार कैसे सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है? लोकतंत्र हमेशा आर्थिक समानता क्यों नहीं लाता है? लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे समायोजित करता है? लोकतंत्र व्यवस्था में असमानता और गरीबी को कम करने के लिए कदम
क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कहने का मतलब आप लोकतंत्र को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप प्रश्न घुमा-घुमा के पूछे जाते हैं और एक जैसे ही लगभग-लगभग उत्तर मिल जाते हैं। लोकतंत्र बहुमत शासन और अल्पसंख्यक अधिकारियों के प्रति के बीच संतुलन कैसे बनाता है? लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और वैध बनाने के लिए एक उपाय सुझाना है। तो मित्रों, पेपर में जाने से पहले यूनिट 3 के इन क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए। फिर मिलते हैं अगले यूनिट में। थैंक यू।